वेलकम बैक खवतीन वज़ात। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, कुछ सवालात आपसे बाकी थे। मुझे ये बताइएगा कि अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की जाए तो वो हालिया दिनों में मुस्लिम नून पे मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के इंतखाबी माहौल की बात की जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इंतखाबी सियासत है, वोट हासिल करने की एक स्ट्रैटेजी है, और वाकई हमने देखा है गिलगित में भी उन्होंने यही किया, और ये कोई इत्तेहादी जमातों के दरमियान कोई नया इख्तिलाफ हमें देखने को नहीं मिलेगा? ये कोई दूरियां कोई इस किस्म की हैं कि वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली जो है वो अगर आप देखते हैं तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं जो कि परमानेंट हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो बड़ी इत्तेहादी है, जिसकी हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव है और अकाउंटेबिलिटी भी जाहिर है उसकी होनी है। अ, उसमें गो के कुछ बहुत आपको लगता ऐसा ज़रूर है, बिलावल भुट्टो तो जो 2024 के इंतखाबात थे उसके अंदर भी उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत ज़्यादा एंटी पीएमएलएन थी और वो उनका बड़ा पुराना इस तरह का मौक़िफ़ है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो एक प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिज़्म जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर जो होता है वो उस तरफ भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की वजह से कोई ऐसा बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा हो कि जिस पे ये दोनों सियासी जमातें जो हैं वो अलग-अलग हो जाएँ। अब देख क्योंकि अब पुलों के नीचे से बहुत सारा और भी पानी जो है वो गुज़र चुका है। 2024 के जब इंतखाबात हुए थे, तो उस वक़्त जो पीएमएलएन है वो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी उसके पास, वो टिकी हुई थी हुकूमत चंद नशिस्तों की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पूरी तरह। हुँ। तो अब जब जो बाई इलेक्शंस हुए, मुख्तलिफ इंतखाबात का अमल आगे बढ़ा, तो अब मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, तो उसके बाद एक सिंपल मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत को हासिल है। तो उस तरह से हुकूमत तो गिरती हुई नज़र नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये सियासी गोलाबारी अल्फाज की हद तक दोनों एक-दूसरे के ऊपर बरसाते रहेंगे और जो है वो जब बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं तो सम इस दरमियान में हम देखते हैं कि एक तीसरा प्लेयर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो अपनी सियासी गलतियों की वजह से अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है, वो छोड़ती चली जा रही है। हुँ। तो इसमें जो है मेरा ख़्याल है कि उस तरह की जैसे कि आप और मैं तवक्को करते करते हैं कि ऐसी लड़ाई होगी कि जैसी अभी कॉकरोच जनता पार्टी का इब्तिदा चल रहा है सही, दिल्ली के अंदर, बिल्कुल, आपने ऐसे इसका ज़िक्र खुद ही कर दिया, तो मुझे अब ये बताएँ, थोड़ा मैं इसको रिलेट करूँगी अपनी गवर्नमेंट के साथ, हमारे जो हालात इधर चल रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट डेली बेसिस पर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर रही है, मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, आवाम परेशान है, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें ना कि जो हमसाया मुल्क में, जिसका आप भी ज़िक्र कर रहे हैं, इब्तिदा में हमने भी ज़िक्र किया, नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं, जेनज़ीज़ की एक बड़ी तादाद है जो ये मतलब मुसलसल एहतजाज और एक ही मौक़िफ़ पर है। आपके ख़्याल में आपको लगता है कि हमारी तरफ भी अगर ये माशी दबाव इसी तरह से बरकरार रहा तो पाकिस्तान में भी ऐसी अवामी बेचैनी या फिर एहतजाजी कैफियत पैदा हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये पहली मर्तबा तो ऐसा नहीं हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हों। हुँ। अब पहले भी होती रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है आपकी मईशत वो कैसे चलेगी, और आप देखें कि आपकी जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत बड़ा है। उसमें आपकी मईशत के हिस्सा जो है उसका पेट्रोल बिल का हुँ। तकरीबन 19 बिलियन डॉलर के करीब है सालाना, उसमें जो है आप तेल खरीदते हैं और वो करते हैं। अब ये बोझ जो है हुकूमत ने बाँटने की कोशिश की है। अब इसमें हुकूमत का अपना तो शायद कसूर कम लगता है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी हालात हैं उनकी बुनियाद पर और बिलख़ुसूस ईरान, अमेरिका जंग की वजह से जो आपने होर्मुज़ की सूरत-ए-हाल है, बाब अल-मंदब की है, तो वो इफ़ेक्ट करती रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो आप जैसे कह रहे हैं कि जेन ज़ी जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हुआ, फिर उसके बाद अब जो है वो इंडिया के अंदर है, इससे पहले नेपाल के अंदर हमें ऐसी सूरत-ए-हाल देखने को मिली थी और उससे पहले जाएँ तो अरब स्प्रिंग के हमारे सामने है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 9 मई हो चुका हुआ है। वो जो एक गुस्सा था वो चैन उसके उसके अंदर स्टीम आउट हो गया है। दूसरा हम इस तरह का कोई पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख़्याल है। अभी एक बहुत बड़ा मॉडल सामने आया था जो आज़ाद कश्मीर के अंदर था, जो कल-अदम जॉइंट एक्शन कमेटी का हमें इत्तेहाद और वो लोग सड़कों पे नज़र आए थे।
लेकिन वो भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिज़ल आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है। बिल्कुल मुआशी तौर के ऊपर है, बेरोज़गारी भी एक मसला है और मईशत का चलना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर इसको चलाया कैसे जाएगा और कौन चलाएगा? अ, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, मौजूदा पॉलिटिकल हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की पॉपुलैरिटी पर तो ज़द पड़ सकती है, लेकिन उस तरह की जिस तरह की जेन ज़ी की आप समझते हैं कि नौजवानों की जानिब से कोई इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़ किस्म का तहरीक जो है वो मुस्तक़बिल करीब में तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें नौजवान जो हैं वो अपने मामलात को और तरह से देखते हैं, सोशल मीडिया के सही ऊपर अपने आप को जो है अपना सही सही Thank सर, you आपका so much. पॉइंट आ गया। Thank you so much मच। करीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बाइसे फ़ख्र लम्हा सामने आया है। जर्मनी में मुकीम एक पाकिस्तानी नयाद प्रोफेशनल को जर्मनी की बड़ी और बासर सियासी जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में CDU कहते हैं, उसकी ज़िले एग्जीक्यूटिव बॉडी मुंतखब कर लिया गया है। ये कामयाबी ना सिर्फ उनकी ज़ाती मेहनत और सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि इस बात की भी अक्कासी करता है कि पाकिस्तानी दुनिया के अहम तरीन इदारों और फैसला साज हलकों में अपनी जगह बना रहे हैं। और इस पेशरफ्त को जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बढ़ती हुई नुमाइंदगी और पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। और आखिर में मैं यही आपसे पूछती हूँ, ये एजाज़ किसके पास है, आप बताएं। जी बिल्कुल, ये एजाज़ एक ऐसी शख्सियत के पास है जो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, नुमान अजीज़ साहब, जो कि बोर्ड मेंबर हैं और CDU के इस मेंबर बनने के बाद क्या कुछ इन्होंने फील किया, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हैं, हम उन्हीं से ही पूछते हैं। नुमान अजीज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। नाउ यू आर ए बोर्ड मेंबर ऑफ CDU, एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको समझा जा रहा है, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं, आपको इस हवाले से अप्रिशिएट किया जा रहा है। हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कितना ज़्यादा आप पुरज़्म हैं कि आप कुछ कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं? First of all, it's a pleasure and honor to be here. Thank you very much for having me. And of course, this is आपने बात की, it's kind of an honor for Pakistani community over there, क्योंकि CDU is kind of a party which is center party consider किया जाता है। और इस जमात में पाकिस्तानियों की क्या बल्कि नॉन जर्मन्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रही है in the past. But from last couple of years, जो टर्किश कम्युनिटी है, they became really active. बहुत से ऐसे टर्किश पॉलिटिशियंस हैं जो कि न सिर्फ चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक गए हैं, बल्कि ऑल्सो जर्मन पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं। For Pakistani community, it's an honor because now we started coming in the mainstream. और उसमें ज़री सी बात है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उसकी आबादी 45,000 है, और 45,000 की आबादी के शहर में तकरीबन 600-700 पाकिस्तानी हैं। और मुझे ये मौका मिला है that I became part of the CDU district council to serve Pakistani community better। और उसमें जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को जो सॉफ्ट इमेज है उसको दुनिया में प्रमोट किया जाए। And I would like to have kind of a strong political bridge between Pakistan and German politicians। और पाकिस्तानी की जो इंटीग्रेशन है जर्मनी में उसके ऊपर काम किया जाए। सही, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं और हमारे देखने वालों को लिए कि भी कि अब इसमें आपकी व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आप किन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? आपने जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल पूछा गज़ल, आई थिंक ये सवाल सारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि जर्मनी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बहुत सी चीज़ें कॉमन है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल जो MPs हैं, जो जिनको हम MPA या आप समझ लें कि जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे ओनली डू लेजिस्लेशन। उनको कोई डेवलपमेंट फंड नहीं मिलते, दे जस्ट डू लेजिस्लेशन। डेवलपमेंट फंड जितने भी हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं, जैसे लॉर्ड मेयर है, मेयर है और आगे उनकी टीम है। इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेन है दैट इज जॉब ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन आएंगे, कौन सा कैंडिडेट MPA की सीट के लिए जाएगा, कौन सा कैंडिडेट मेयर की सीट के लिए जाएगा, ये सारे काम और ये सिलेक्शन जो सी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करती है। अच्छा। और बीइंग अ बोर्ड मेंबर इन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आई हैव माई से, I have my vote. I can vote against somebody who is trying to be a mayor. I can vote against somebody who would like to be an MPA. So that is a very important role कि district council decide करती है कि political campaign कैसे चलेगी और future में कौन से लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और कौन से लोग जो लोकल पार्लियामेंट है, जो लॉर्ड मेयर और मेयर की सीट से उधर जाएंगे। तो मेरा रोल ये है
کہ جتنی بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, چاہے نئی پالیسیز آنی ہیں, چاہے نئے انیشیٹیوز ہونے ہیں, so we can challenge and we can give our feedback on that. اور یہ جو ڈسٹرکٹ کونسلز کے بورڈ ممبرز ہیں, کیا ان کے لیے بھی ایک پیسج ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے ممبر پارلیمنٹ یا پھر چیف منسٹرز یا پھر اوپر کے عہدوں پہ جا سکیں اور اپنی کمیونٹی کو مزید آگے جا کے سرو کر سکیں؟ Hussain, I think that's also a very valid question. That is the stepping stone. If you would like to be part of German politics, so first you need to be a member. Once you become member, then all the members, they elect their district governing body, which we are calling district council. District council say then people can work, they can become part of different committees. Uske baad aap nominate kar sakte hain ki yes, I would like to represent myself as a candidate for Lord Mayor, for Mayor or for MPA. And then the party decides, okay, that person has done certain work, he has introduced a lot of initiatives, he got his connections, he got political backing, usne community ke liye kaam kiya hai. Over there, politics is more like social work. Ab aapke liye shocking hoga. Social work means ke people need some kind of support from political parties جو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کریں, ایسی پالیسیز بنائیں جس سے لوگوں کی ویلفیئر میں مزید اضافہ ہو. سوشل سیکورٹی سسٹم ہے, ٹیکسیشن سسٹم ہے, انفلیشن کو کور کرنے کے لیے یا امپلائمنٹ کو کس طرح انکریز کیا جائے. دے ڈو دا لیجسلیشن, گیو اٹ ٹو دی گورننگ باڈیز لائک سٹی ایڈمنسٹریشن. صحیح. اچھا نعمان صاحب, اب بینگ اے پاکستانی, ظاہر ہے دوسرے کنٹری میں رہنا یا پھر ان کی پولیٹکس کو سمجھنا اور پھر ان لوگوں کا آپ کو سمجھنا, بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی اس طرح کو کوئی مسئلہ ہوا؟ Of course, in Germany we say the biggest thing that you can earn is trust. اور وہ ٹرسٹ آپ کو 1 سال میں, 2 سال میں یا 3 سال میں گین نہیں ہوتا. You have to be there for at least 5-10 years. اور میں CDU کی جو ممبر تھا وہ 2018 سے تھا, 2018 سے, and I shifted to Germany in 2017. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ تقریباً 8-9 سال مجھے لگے to build that trust. آپ کو لینگویج آنی چاہیے, آپ کو وہاں کے کلچر کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو وہاں کے لوگوں سے انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں when you tell them that you are their ally, you are their friend, you are there to contribute in German economy, you are there to contribute in the overall society, rather than you challenge their values, then آپ ایلینیٹ ہوتے جاتے ہیں. تو اس میں انٹیگریشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کی اچھی ویلیوز کو اڈاپٹ کریں, اپنی یہ جو اچھی ویلیوز جو آپ نے پاکستان سے حاصل کی ہیں, اپنے ریلیجن سے حاصل کی ہیں, وہ ان کو بتائیں. تو آف کورس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھا بانڈ بن جاتا ہے. اچھا بانڈ. بالکل. اچھا لاسٹلی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بات کی تھی کہ آپ کچھ نہ کچھ پریکٹیکلٹی میں کریں گے تاکہ جو جرمنی اور پاکستان کی کمیونٹی ہے اس کا ایک تو وہ انٹر لنک اپنے آپ کو کر سکیں, پھر سافٹ امیج کی آپ نے بات کی تھی, اس میں آپ کون کون سے ایسے پریکٹیکل اسٹیپس ہیں جو اٹھانا چاہتے ہیں آپ؟ فرسٹ اسٹیپ تو میں نے آلریڈی اٹھایا. I think last week I met Rana Mashood Saab, who's the chairman of Prime Minister Youth Program. उनसे meeting हुई Prime Minister office में, and we talked about कि हम जो political bridge है between German politicians and Pakistani politicians वो कैसे create किया जाए, synergy कैसे create की जाए, best practices कैसे share की जाए, और جو youth ہے जो پاکستان کی, for example Germany is under a skilled labor shortage. آپ کو nurses چاہیے وہاں پہ, آپ کو وہاں پہ جینیٹوریل سٹاف چاہیے, آپ کو ٹرین اسٹیشن پہ کام کرنے لوگ چاہیے, آپ کو بس ڈرائیورس چاہیے, آپ کو ٹیکنیشینس چاہیے. اینڈ پاکستان وی ہیو ہیوج ٹرینڈ لیبر. اب یہ لیبر ہے, یہ جرمنی میں کیسے جائے گی, وہاں پہ کیسے انٹیگریٹ کرے گی, اس کے لیے ہمیں لینگویج سکھانی ہے, اس کے لیے ہم ان کو کلچرل ویلیوز دینی ہے, اینڈ دین اس کے ساتھ گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہونی چاہیے. So that's what we already started, and we wanted to take it further to the next level. And this is the stepping stone. Thank you so much. نعمان عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت انسپائر کی باتیں تھی, اور یقینی طور پر آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ سیگمنٹ, جس جب پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں نا اس طرح کے لوگ, تو بہت اچھا لگتا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل ایسے ہے. پاکستان قدرتی حسن, بلند و بالا پہاڑوں اور دلکش وادیوں سے مالا مال ہے, مگر اس خوبصورتی کی اگر بات کی جائے تو اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگ اپنی محنت, جذبے اور ہمت سے ایک مشن کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسے پاکستانی کی کہانی آپ تک لے کر آ رہے ہیں جنہوں نے سیاحت کے فروغ, پاکستان کا مثبت تشخص
उजागर करने और यकीनी तौर पे उन्होंने सियाहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है उसके लिए और दुनिया को ये पैगाम देने के लिए कि अपनी साइकिल पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया। और जंग के तारीखी गांव शाह जेवना से ताल्लुक़ रखने वाले इस सयाह ने अपनी साइकिल शबानो के साथ अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सियाहत के बाद अब अपने दूसरे कौमी साइकिल टूर में सिर्फ 17 दिन में जंग से खुंजराब बॉर्डर तक का तवील और दुश्वार सफ़र मुकम्मल किया। आखिर कैसा रहा ये मुनफरिद सफ़र, रास्ते में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के बारे में दुनिया को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर शहजाद अवान साहब। कैसे हैं आप सर? और कैसी है? जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है, सुपर से भी ऊपर, और शबानो भी ठीक। अच्छा, ये शबानो क्यों? बस ये मेरे दोस्तों की शरारत है और ये नाम वायरल हो गया तो मेरी पहचान बनी। शबाना रोज तो वैसे ही वायरल है नाम। कोई और कर लेते, नादिया कर लेते, नहीं शबाना रोज कर लेते। शबाना ज्यादा मकबूल नाम। अच्छा, मकबूल नाम बहुत है, हमारे पीएम भी शबाना रोज का नाम बड़ा तो इन्होंने कहा शबानो कर लेते हैं। तो आपने शब्बो क्यों नहीं किया इन्होंने? शब्बो भी रख सकते थे आप। जी, वो शायद पहले फिर मेरी वो पहचान ना बन। अच्छा सही। सर बताएं कि कैसा रहा आपका सफर और किस तरह से आपने एक्सप्लोर किया, कोई चैलेंजेस, कोई मसाइल पेश आए आपको? जी सफर में इस तरह की चीजें तो होती हैं, जैसे मौसम की सूरत हाल, कभी गर्मी ज्यादा कभी सर्दी ज्यादा, लेकिन जिस तरह लोग प्यार दे रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, और फिर ये जो सफ़र मेरा था इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा सियाहत है इन इलाकों में, तो लोग मुसलसल ही लोगों से मिल रहा था। 17 रोज़ा आपका साइकिल का सफ़र जी, ज़िला झांग से मेरा ताल्लुक है, झांग से मैंने चाइना बॉर्डर तक 17 दिन में। जी, और इन 17 दिन में आप स्टे कहाँ पे करते हैं? अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में क्या आप पहले से चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं या बस वो होता है कि जहाँ पे पहुँच गए वहीं पर रात गुजार लेंगे? पहले से कुछ मेरा आइडिया होता है कि आज मैं फ़लाँ जगह तक सफ़र कर सकूँगा, और जो रहने का सिस्टम है वो तो कुछ तो लोग मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, मेरे साथ राब्ते में होते हैं। उसके अलावा मेरे पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं, कैंपिंग वगैरह हर चीज़। अच्छा, तो लोगों का रवैया अच्छा होता है? वैसे तो लोग मेहमान नवाज होते हैं जब इस तरह से हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई पता नहीं कौन है और कैसे हम इसको रख लें, कैसे जगह दे दें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बड़े मेहमान नवाज इलाके हैं हमारे, और यही खूबसूरती मैं दिखाने निकला हूँ। तो लोग बहुत प्यार करते हैं, और मेरे साथ यानी अगर किसी को पता ना चले मैं आगे निकल जाऊं तो बाद में उनको बड़ा अफसोस होता है कि यार। अच्छा, और वो आपके साथ कनेक्ट किस तरह से कर पाते हैं? आप क्या साथ साथ पोस्टिंग करते रहते हैं? मेरी कोशिश तो होती है, लेकिन इन इलाकों में थोड़ा इंटरनेट का मसला होता है, पहाड़ी इलाकों में। कोशिश मेरी होती है कि मैं साथ साथ आगाह रखूँ। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे? सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, और उसके अलावा एक्स पर भी मैं एक्टिव हूँ। मतलब जो भी। तो आप व्लॉगिंग वगैरह भी साथ कर रहे होते हैं? कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि इतना ज़रूर पोस्ट करता हूँ तब सबको पता चलता रहे, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो भी, और ये भी दोस्तों को, फैमिली को ये भी पता चले कि आप बताना चाहते हैं कि मैं आ गया हूँ भाई, अब मेरे साथ मिलने आ जाओ। और ये जो साइकिल का इंतखाब था, ये कहीं इस वजह से भी किया था कि साइकिल पे सब जगहों को देखना है और फिर दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कितना सेफ कंट्री है? एक तो साइकिल पे मैं अकेला होता हूँ, तो मतलब ये एक पैगाम भी है कि अकेला बंदा भी पाकिस्तान शबानों के साथ जी सफ़र कर सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दूसरा, आप 360 के एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, ये भी इसका एक फ़ायदा है। फिर ये एक सेहत दोस्त चीज़ है, मुफीद चीज़ है। कि साइकिल पहाड़ों पे जा रही हो, 360 कर रहे हैं इधर उधर, तो कहीं ऊपर नीचे हो गया तो फिर नहीं, मैं बड़ी 360 किया, मेरी आई भी उतर गई। तो वो जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये एक माहौल दोस्त चीज़ भी है। तो ये भी एक पैगाम है कि साइकिलिंग को प्रमोट भी मैं करना चाह रहा हूँ कि लोग दफ्तर में साइकिल पर आएँ। हाँ, सही। ये बताएं, अच्छा शहजाद साहब, कि आप एक गो में कितनी देर तक साइकिल चला सकते हैं? मतलब मैं तकरीबन 16 से 20 किलोमीटर तक अच्छा जी कर सकता हूँ। और ये 16 से 20 किलोमीटर कितने घंटे लगते हैं? एक ही घंटे। एक घंटे बाद आपकी रेस्ट लाजमी है? जी लाजमी है। वैसे ज़्यादा होती है क्योंकि फैमिलीज मिल रही होती हैं, कुछ जो प्रस्तार होते हैं, मोहब्बत दे रहे होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं 20 किलोमीटर मुसलसल चला हूँ और बीच में आपका स्टे हो ही जाता है। हो ही जाता है। मल्टीप्लाई बाय 3 अगर इनकी तरह साइकिल में ले लूँ
اور میں مری جانا چاہوں اپنے گھر تو مطلب کہ میں 3 گھنٹے میں پہنچ سکتا 3 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں اسٹے ہے ان کا، جی آپ ہوں؟ اسٹے 15-20 کریں گے؟ منٹ کا کتنا ہے؟ نہیں اسٹے زیادہ نہیں ہوتا، بس وہی زیادہ جو نہیں ہوتا، جو first fans ہوتے سال ہیں۔ جو لیکن میرے- دیکھیں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے نا اس میں کہ ریگولر چلانا بھی ہوتا ہے، آپ تو ریگولر نہیں چلاتے، Exactly. مشکل ہوگا آپ کو 10 گھنٹے آہستہ لگیں گے، آہستہ ٹریننگ ہو جائے گی میری بھی۔ آپ کو 10 گھنٹے بھی لگ بالکل سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مطلب پہاڑوں پہ سائیکل شبانہ چلانا شبانوں کو وہ مشکل ہو جاتا ہوگا؟ جی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہائٹ پہ آپ ہوتے ہیں تو آکسیجن کا بھی تھوڑا ایشو ہوتا ہے، پھر ویسے بھی تھوڑا زور لگ رہا ہوتا ہے، پھر میرے پاس سامان بہت تو زیادہ وہ ہے۔ جو اس طرح کی پہاڑیاں ہیں اسپیشلی حسینی برج سے اوپر تو بہت زیادہ سٹیپ ہے، تو وہاں پہ آپ کیا پیدل چلتے ہیں پھر؟ نہیں جہاں روڈ ہوتا ہے وہاں شبانو یعنی بڑی مضبوط سائیکل ہے، بڑے اس میں فنکشن میں نے اس میں موڈیفیکیشن کی ہوئی ہے، وہ میرے لیے آسان سائیکل ہے۔ ہے۔ جی ریس بھی نہیں ریس نہیں ہے، لیکن اس میں جو میں نے گیئر انسٹال کیے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی آہستہ ہو جاتی ہے لیکن اترنا نہیں پڑتا، اچھا وہ خجرات موڈیفیکیشن تک آپ اترے نہیں ہیں؟ جی خجرات تک ہاں جو خجراب کے آخری 4 کلومیٹر ہیں Exactly وہ ان میں حسینی میں برج سے ہر اوپر تقریباً ہر 50 میٹر بعد رکا ہوں، کیونکہ وہاں تھوڑا آکسیجن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ چڑھائی بھی بہت مشکل، دنیا کی مشکل ترین چڑھائیوں میں سے ایک ہے، حالانکہ میں نے افغانستان جی حالانکہ میں نے افغانستان جیسے ملک میں بھی سفر کیا۔ جی آپ پہلے ہمارے پاس آئے تھے اور آپ نے بتایا بھی تھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر بیچ میں شارٹلی بتائیے گا کہ شبانو اگر بیچ میں کچھ اس کو ہو جائے شبانوں تو کا پھر طبیعت خراب ہو تو جائے اس کی تو جی طبیعت تو پھر ساتھ میری بھی خراب ہے لیکن یہ ہے کہ میرے پاس ضرورت کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ صحیح آپ کہیں یہ تو نہیں کہتے شبان ہو میری بگ ہو؟ جی نہیں میں ہر ویڈیو میں پہلے شبانوں کا ذکر کرتا ہوں اور پھر اپنا ذکر کرتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، عامر شہزاد ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ آئے، آپ نے ایک بار پھر ہمارے شو کو رونق بخشی۔ خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جمعہ ہے اس کی مناسبت سے پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔